Yes. I hope so. You all are very well. And now we are going to start the second chapter, electrostatic potential and capacitance. And I will pray that मेरी आवाज़ आ रही हो. पिछली वाली वीडियो में आवाज़ जा ही नहीं रही थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, इसलिए वॉइस ओवर देना पड़ा. लेट्स सी इसमें आवाज़ जाती कि नहीं. अगर इसमें भी आवाज़ नहीं गई तो कोई बात नहीं, वॉइस ओवर देने के लिए तुम्हारा भाई एकदम रेडी है. तुमने बस अपनी जी जान लगा देनी अपनी पढ़ाई में. और इस दूसरे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. एंड शायद से क्लास 12th की जर्नी जो अभी तक हमारी चल रही है, मुझे लगता है शायद से बताने की ज़रूरत नहीं है कितने एनर्जी के साथ हम चैप्टर्स को कर रहे हैं. आई विल सजेस्ट कि 1.5x या फिर 1.2x में रखो इस स्पीड को, 1.25 करके. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के नाम से ही सबसे पहले हम चीज़ें निकालेंगे. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि भैया स्टैटिक करंट. अगर हमने शुरू के पहले चैप्टर में जब बात किया था, पहले चैप्टर में हमने इसी चीज़ के रिलेटेड बात की थी. स्टैटिक करंट के बारे में बात करेंगे. स्टैटिक मतलब कि रुका हुआ करंट. रुका हुआ करंट मतलब क्या भैया? वो रुका रहेगा, किसी जगह मूव नहीं करेगा. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. एक ऐसा करंट जो कि मूवमेंट शो नहीं करता है. मूवमेंट शो करेगा तो क्या बन जाएगा? अभी हम पढ़ के आए कि अगर कोई करंट मूवमेंट शो करेगा तो उसको बोलते हैं, मतलब अगर कोई चार्ज मूवमेंट शो करता है तो उसको करंट बोलते हैं ना, कि मूवमेंट के द्वारा करंट प्रोड्यूस होता है ना, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्जेस. अगर कोई चार्ज एक जगह रुका हुआ है उसको स्टैटिक करंट बोलते हैं. एंड वो जो होता है उसमें कोई किसी प्रकार की जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चार्जेस को मूव करना पड़ता है, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी होता है. लेकिन ये जो यूनिट है, इसके पहले वाला यूनिट जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसका भी वीडियो इसके बाद आ जाएगा. एंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सबसे खास चीज़ इस चैप्टर का ये है कि भाई इस चैप्टर में आप पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल, आज वही सबसे पहले डिस्कस करेंगे. एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो कैपेसिटेंस का आ जाता है. ठीक है. सारा कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे. लंबी हो सकती है वीडियो क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है. पिछला चैप्टर थोड़ा छोटा था, ये लंबा हो सकता है. कोई दिक्कत की बात नहीं, जुड़े रहना है. स्पीड अगर जिस टाइम पर लगे मेरी स्लो हो रही अपनी तेज़ कर लेना, जिस टाइम पर लगे मेरी तेज़ हो रही अपनी स्लो कर देना. ठीक है. विदाउट वेस्टिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है भाई लोग, देखो सबसे पहले भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात चल रही है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब एक ऐसी चीज़, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ये डिफाइंड किया जाता है एक अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कर रहे हैं एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट में लाने के लिए, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है. पेन आ जाता है. हाँ, मतलब कि ये अगर मान लो ये चीज़ है इन्फिनिटी, इधर से एक चार्ज को यहाँ तक एक पॉइंट तक लाने के लिए कितना मेरे को फोर्स देना पड़ेगा. मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, बहुत ज़िद्दी बच्चा है और वो ना स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसको स्कूल तक लाने के लिए क्या फोर्स लगेगा? ओबियसली बात है, इसमें मल्टीपल फोर्सेस लग सकते हैं. या तो अगर उसके फादर होंगे तो उसके पापा उसको थोड़ा समझाएंगे, शुरू में समझाएंगे, हर कोई समझाएगा, नहीं समझेगा थोड़ा डराएंगे कि भाई ये आ जाएगा, गजू बाबा आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके डरा देते हैं. नहीं तो फिर बाद में धमकाएंगे कि स्कूल नहीं गया मार पड़ेगी, और लास्ट में कुछ नहीं हुआ तो एक्शन लेना पड़ता है. तो वही है कि कितना अमाउंट. कुछ होते हैं बच्चे जो शुरू में ही मान जाते हैं, उनको प्यारे बच्चे बोलते हैं. कुछ जो बिल्कुल लास्ट में मार खा के मानते हैं ना, उनको लास्ट में डीठ बोला जाता है. ठीक है. तो हर एक चीज़ के लिए हर एक सर्टेन चीज़ नाम है ना. वैसे ही कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको करना पड़ेगा एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोला जाता है. ठीक है. इधर से पेन, हाँ ब्लैक. ठीक है. V इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट. ठीक है. W अपॉन में Q नॉट, वर्क डन अपॉन में चार्ज. वर्क डन अपॉन में चार्ज मतलब पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? वर्क डन अपॉन में चार्ज. Q नॉट क्या है आपका? नॉट क्यों बोला यहाँ पे? Q नॉट मतलब टेस्ट चार्ज. ओके. अच्छा ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका वर्क डन किसके बराबर हो गया? W इज इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट. ठीक है. अच्छा, वैसे अगर ये पीपीटी अच्छी लगे तो पीपीटी को लेके एक लाइक और शेयर कर देना, बता देना कि पीपीटी कैसी है, क्योंकि पीपीटी मेहनत करके बनाई है ये वाली. ठीक है. एंड कुछ जो अपने पुराने शिक्षक थे उनसे ली है. ठीक है. अच्छा, यहाँ तक तो हमको समझ आ गया. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम. क्या होगा इसका ऐसा यूनिट? जूल पर कूलम या फिर वोल्ट बोलते हैं. सबसे फेमस इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं. कहते हैं ना वोल्टेज बढ़ा दे, वो कर दे. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती है. ये क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होती है. अच्छा, नोट करना एडिटिव नेचर. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होती है हम उसको ऐड कर सकते हैं. जैसे हम चार्जेस को ऐड कर सकते थे ना. मान लीजिए एक आपके पास बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है.
आपको अगर मैं बोलूँ कि टोटल नेट चार्ज कितना होगा उस बॉक्स के अंदर, तो आप 10 + 5 कर सकते हो। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी ईजी चीज़ है यार, ये तो कुछ भी, लेकिन जब आप वेक्टर एडिशन करते हो आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि कोई क्वांटिटी ईजिली एल्जेब्रिकली ऐड हो सके, ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड इज ब्रिंगिंग फ्रॉम, अच्छा कितना एनर्जी हमको देनी पड़ी बाहर से उसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ी। ऑब्वियसली बात है, बच्चा आ नहीं रहा था तो हमको डराना पड़ा, धमकाना पड़ा, बोलना पड़ा, उस बीच में जो पेरेंट होगा या फिर कोई भी गार्डियन होगा उसकी एनर्जी यूज़ होगी। तो वही ये चीज़ बता रहा है कि जितनी एनर्जी आपकी लगी एक चार्ज को, हाँ जी हाँ ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड लेट गेट स्टार्टेड भाई। अब यहाँ तक हमने एक चीज़ पढ़ ली कि भाई कितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो हम ऊपर वर्क डन करवाए थे उसी को ही करवाने के लिए कितनी एनर्जी देनी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ तक हमको चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ? द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वर्क डन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए क्या होना चाहिए? जैसे अब उधर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाए थे, लेकिन अब क्या है, 2 पॉइंट होने चाहिए जिनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो। ऑब्वियसली बात है यार, डिफरेंस अगर आ जाएगा तो ये 2 लोगों के बीच, अब कोई आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हो, गरीब अमीर के बीच का डिफरेंस है, अंबानी अडानी का डिफरेंस है, सब्सक्राइबर काउंट का डिफरेंस, जैसे हमारे सब्सक्राइबर 13, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जैसे ही वीडियो आती है उसी टाइम घंटी भी बजा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट बहुत होगी, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई डिफरेंस 2 चीज़ों के बीच में होता है, 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमने पढ़ा था एक्सियल और इक्वेटोरियल, सबसे शुरू में पहले चैप्टर में एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़ा था, ये उन्हीं के भाई बहन है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे v को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, q अपॉन में r के लिख सकते हैं, u अपॉन में k r के लिख सकते हैं। एंड k को किसके, k क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 4 पाई, यार ये लिखने नहीं हो रहा है, 1 अपॉन में 4 पाई, ये वाला 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं k की जगह ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पेन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, अब पॉजिटिव साइड के लिए देखें। अब देखो यहाँ पे क्या है कि देखो जैसे एक्सियल में हमने किया था, 2 चार्ज ले लिए, देखो यहाँ पे मैंने 2 चार्ज ले लिए, एक यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, P पॉइंट किसके पास लिया, प्लस Q के पास, और यहाँ पे नेगेटिव Q यहाँ पे। तो वही सेम इन दोनों का बीच का सेपरेशन कितना है, 2a है, और ये जो डिस्टेंस है वो पूरा r प्लस a होगा और ये वाला r माइनस a होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्लस Q वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे क्या है, प्लस Q है तो V प्लस Q आ जाएगा। आपका चार्ज पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि प्लस Q चार्ज के पास है, तो ऑब्वियसली यार इस चार्ज की बात है तो ये प्लस ही है ना, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। लेकिन अब इधर r जो होता है, डिस्टेंस क्या है, r माइनस a है, ठीक है। अच्छा, माइनस Q की बात करें तो इधर माइनस चार्ज है लेकिन डिस्टेंस नीचे पॉजिटिव है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चीज़ आ गई कॉमन लेने के बाद, जैसे एक्सियल में करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये इधर गया, ये इधर गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, एंड नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये r² प्लस a² बन गया, क्योंकि ये बन रहा है नीचे किसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये चीज़ बन के तैयार होगी, जो अब कॉमन है उसको काट दिया, अब हमारे पास 2a बचा, तो आपका एक्सियल पॉइंट क्या आ जाएगा, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस a², सेम टू सेम जैसे एक्सियल में आया था वैसा ही है, ठीक है। कोई डेरिवेशन में चेंज नहीं है, बस उधर E था इधर A है, सॉरी इधर V है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के इक्वेटोरियल लाइंस के बारे में बात करें तो उसमें भी ऐसे ही था, हमने ट्राइंगल बनाया था। अच्छा, उसमें सबसे पहले यही सेम टू सेम चीज़। अब इधर जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, √a² प्लस में r², है, ठीक है। माइनस वाली साइड इधर माइनस का आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, अब ऊपर देखो यहाँ पे ना इधर माइनस आना चाहिए, है ना, माइनस क्यों है, ऊपर माइनस आएगा तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा साइन का। अब ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस में अब इक्वेटोरियल लाइंस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ये चीज़ याद रखनी। ये चीज़ क्यों याद रखनी है, क्योंकि ऊपर वाले से अलग है, पिछले चैप्टर में 0 नहीं हो रहा था, लेकिन इधर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेटोरियल लाइंस पे
ज़ीरो हो जाता है। क्या याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेटोरियल लाइंस पे ज़ीरो हो जाता है, लेकिन आपका एक्सियल जो है, एक्सियल पे सेम टू सेम रहता है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू डाईपोल एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं कि पोटेंशियल जो होगा आपका डाईपोल पे किसी पॉइंट के कारण वो कैसे होगा। अच्छा, ये हमने एक डायग्राम बना दी। सबसे पहले आपने ये ट्रायंगल बनाना है ए बी पी, ये ट्रायंगल बना दिया, एक साइड नेगेटिव क्यू, एक साइड पॉजिटिव क्यू एंड पी पॉइंट, ओके। अब इस ट्रायंगल में हमने एक और बीच की लाइन डालनी है सेपरेशन की, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पे ट्रायंगल वापस से अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल है आपका, सॉरी, ये ऐसे ऐसे, ये आपका ट्रायंगल है, ये इसके अंदर बीच की एक और लाइन डालनी है आपने, ठीक है। अब क्या करना है, ये लाइन आपने बीच में डाल दी, ये इसमें सेपरेशन क्रिएट कर गया। एक बार इसको साफ तरीके से दिखा दूँ, दिख गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, इधर से इधर जोड़ दिया। अब मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, एक बन गया ए एन पी और ये वाला आपका ओ बी पी, ठीक है। दो ट्रायंगल हो गए, ओके। एक बार आप ध्यान से देख लो, दो ट्रायंगल तो ये बड़े बड़े वाले हैं, ये वाला एक तो ये, रुको मैं आपको ना शेड करके बता देता हूँ। एक ट्रायंगल है ये वाला, और दूसरे ट्रायंगल के लिए हम ये वाला कलर यूज़ करेंगे। दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपके दो बड़े बड़े ट्रायंगल, ठीक है। अब छोटे छोटे ट्रायंगल की बात करें तो ओहो, छोटा ट्रायंगल एक ये है और एक ये है, ठीक है। क्या समझ आया, टोटल इस फिगर में 4 ट्रायंगल हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल ये एक, दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, मतलब 2 मेजर ट्रायंगल है, उन्हीं के अंदर ही 2 छोटे छोटे ट्रायंगल भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल एक बार वापस से देख लेते हैं, ओ पी बी, फिर ए एन पी, ये ऐसे ऐसे ट्रायंगल हैं, ठीक है। बड़े बड़े ट्रायंगल भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी जो होता है वो डाइपोल है जिसका लेंथ 2 है, ठीक है, ओके। ओ जो होता है वो दोनों का सेंटर है, पी जो एक पॉइंट है जो कि मतलब एक्सियल में जैसे हम पॉइंट लेते हैं, अब वो थीटा डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ओ पी जो होगा, ओ पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये जो ओ पी है इसकी वैल्यू आर के बराबर है, ठीक है। ओ से लेकर पी तक की जो दूरी है, ये जो बीच में हमने लाइन डाली इसको हमने आर नाम मान लिया, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू ये, अब हमने देखो, अब हमने देखा कि वी क्या है, नेगेटिव वाली साइड पे आपका वी कितना होना चाहिए, तो वही सेम टू सेम ये। लेकिन अब इधर आर की जगह मैंने ए पी क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर जो था, ऊपर मेरे को जैसे, अब ऊपर देखो जैसे एक्सियल थी, एक्सियल में मेरे को ना ये आर, ये जैसे देखो एक्सियल में मेरे को ये वैल्यू पता थी, लेकिन इधर मेरे को ये वैल्यू नहीं पता, इसकी जगह मैंने यहाँ पे ए पी दे दिया, ठीक है। अब ए पी निकालना है, ए पी किसके बराबर आएगा और क्या करके निकालेंगे हम ए पी, ठीक है। देखो अब ना ट्राइंगल इसमें यूज़ होंगे, डायग्राम से देखें तो ए पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी एन के, क्योंकि सेम टू सेम है ना, सेम लाइंस। और अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं, अब देखो पी एन किस में टूट रही है, पी एन जो है आपकी वो किस में टूट रही है, देखो पास आते हैं थोड़ा, देखो आपकी पी एन सबसे पहले टूट रही है ओ पी में, ये देखो, हाँ ये देखो, पहले ये लाल वाली लाइन में टूट रही है, फिर उसके बाद इस ब्लू वाली लाइन में टूट रही है, ठीक है। तो इधर से इधर एक ओ एन और इधर से इधर ओ पी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे होना चाहिए आपका, हाँ, ओ पी प्लस में ओ एन। अच्छा, ओ एन की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल दी, एल कॉस थीटा डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पी की वैल्यू क्या है, आर, ओ पी अभी अभी बोलो ओ पी की वैल्यू आर है, तो ए पी की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस में एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम ए पी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। सेम आपने वी टू मतलब पॉजिटिव वाले के लिए, ये देखो ऊपर वाला जो हमने लिया नेगेटिव वाले के लिए, इसलिए नेगेटिव क्यू आया। अब पॉजिटिव क्यू के लिए लेंगे तो पॉजिटिव क्यू की साइड कौन सी है, बी पी, ये वाली बी पी है। अब बी पी को हमने कैसे लिख दिया, बी पी किसके बराबर है, पी एम के है। पी एम को हम ऐसे लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ एम, ठीक है, देखते हैं ओ पी माइनस ओ एम, पी एम देखना, ठीक है। पी एम है ये वाली साइड। अब पी एम को निकालने के लिए क्या करना है, मेरे पास एक बड़ा साइड है ओ पी, ओ पी में से अगर मैं ओ एम और पी एम निकाल दूँ तो आपका मतलब आ जाएगा वैल्यू, ओ पी में से अगर मैं ओ एम निकाल दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इधर आर माइनस आ गया, ठीक है, माइनस एल ए हो गया, ठीक है। याद रखो कि भैया पॉजिटिव वाले में नीचे माइनस एल ए आएगा, उधर पॉजिटिव एल ए आएगा, ठीक है।
बस और कुछ नहीं। अब इन्हीं को ही अगर हम इधर पुट कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है और वैसे करके इन्होंने ऐड कर दिया। v इजिकल टू V1 प्लस में V2, V2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L कॉस थीटा, और V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस में, ठीक है। अब हम ऐसे काटेंगे तो सेम टू सेम ऐसे जैसे एक्सियल वगैरह का आता है ना, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए होगा, ठीक है। अब देखे आपने यहाँ पे बात की एक्सिस जब होगा तो 0 डिग्री पे इतना होगा, 90 डिग्री पे जो है वो 0 बन जाएगा, क्योंकि भैया कॉस थीटा है, ठीक है। कॉस थीटा 90 पे 0 होता है, ठीक है। 0 पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये मैं दूसरी पीपीटी में करवाऊंगा आपको। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस ना, ये भी आपके काम का नहीं है इसमें, ये भी दूसरी पीपीटी का करवाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए सर्विस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी पीपीटी। अच्छा चलिए, यहाँ तक हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। अच्छा, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने के लिए, किसके चार्ज के? कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप। अच्छा, मतलब कैपेसिटेंस क्या है कि भैया जितना हमने करंट किसी कंडक्टर को दिया और उसमें से उसने कितना पोटेंशियल बनाया, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटर एक डिवाइस है एंड उसका ही कैपेसिटेंस आ जाता है। अच्छा, यहाँ तक ये वाला पार्ट था, ठीक है। इस पीपीटी पे हम वापस आएंगे इस टॉपिक को करने के लिए। अभी हम चलते हैं पीडीएफ वाली पीपीटी, मतलब उस पीडीएफ पे जिधर हमने डेरिवेशंस किए हैं। हाँ जी, तो देखो अब हम वर्क डन पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट पे, मतलब अब इधर हम ना डाइपोल मोमेंट देखने वाले हैं आप लोग, एंड बहुत इजी होने वाली है ये सेम चीज़, ठीक है। इसके बाद हम स्लैब्स और कैपेसिटेंस वाले उस टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक है, ठीक है। अच्छा देखो, वर्क डन किसके बराबर होता है आपका, क्या बोलते हैं, डी डब्ल्यू इजिकल टू, ये क्या लिखा है, हाँ टॉर्क के बराबर है। अच्छा, टॉर्क मतलब क्या, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिफरेंस इन वर्क डन किसके बराबर होगा आपका, टॉर्क इनटू में डिस्टेंस। टॉर्क क्या है यार? अच्छा, व्हाट इज वर्क डन? कुछ भी नहीं, इस चीज़ को देखो, मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कमेंट में लिखते जाना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कौन सी है इधर? टॉर्क। टॉर्क भी तो एक प्रकार की फोर्स है, न्यूटन मीटर में न्यूटन टॉर्क बोलते हैं ना, इतने न्यूटन गाड़ी में टॉर्क है ना। तो टॉर्क क्या आपकी, ये भी एक प्रकार की फोर्स है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मतलब अगर हम देखें कि भैया वर्क डन के लिए टॉर्क क्या है, एक फोर्स है, तो वर्क डन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क इनटू में डिस्टेंस, है ना, लिख सकता हूँ मैं, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गुड। एंड उसी का ही अब, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन इसलिए कर रहा हूँ, देखो डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम तोड़ने के लिए, इंटीग्रेशन करते हैं पूरा जोड़ने के लिए। मेरे को पूरी की पूरी वर्क डन फाइंड आउट करनी है डाइपोल पे, इसलिए मैं इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। अब टाउ की वैल्यू किसके बराबर होती है? आपको अगर याद हो, हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था यार, एक तो ये लिखना नहीं हो रहा इसमें, हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, टॉर की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा, है ना, ये वैल्यू पड़ी थी, यही सेम टू सेम वैल्यू हमने इधर डाल देनी है, ठीक है। यहाँ तक एक चीज़ समझ आई कि वर्क डन हमको दिया हो, वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स क्या लेनी है? टॉर्क लेनी है, फिर टॉर्क की वैल्यू डालनी है पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा डालने के बाद थीटा 1 से थीटा 2 तक इसकी लिमिट लगानी होती है। लिमिट इसलिए लगाते हैं, लिमिट उस वेरिएबल के लिए लगाते हैं जो कि चेंज हो सकता है, ठीक है, कि भाई इतनी लिमिट। अब यहाँ पे चेंज होने वाले वेरिएबल ये है, ये लोग चेंज नहीं हो सकते, ये चेंज होगा, ठीक है, इसलिए थीटा लगाया, थीटा 1 टू थीटा 2। कभी भी समझ नहीं आए ना लिमिट क्यों लगाई है, तो याद रखना लिमिट उसी वेरिएबल के लिए लगाई जाती है जो कि चेंज हो सकता है। थीटा चेंज हो सकता है ना, आप 30 डिग्री एंगल लो, बाद में 60 लो, थीटा चेंज हो सकता है, लेकिन आपका पी ई नहीं चेंज हो सकता, है ना। ये आप चलती हुई चीज़ में थोड़ी ना चेंज कर सकते हो। मान लो आपने एक डंडा रखा हुआ है किसी जगह पे, है ना, आप मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, उसके एंगल चेंज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इनिशियली नहीं चेंज कर सकते ना, तो वही सेम चीज़ है। अब हम जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, याद रखो डिफ्रेंसिएशन में चीज़ टूटती है, इंटीग्रेशन में जुड़ती है, ठीक है।
अब साइन की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, माइनस कॉस थीटा के। मैथमेटिकल है, याद रखना है। साइन की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, कॉस थीटा के, किसके, माइनस कॉस थीटा के, ठीक है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगा पी ई कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, ठीक है। ये लिमिट है। अब ये लिमिट की वैल्यू डालती हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए पहले मैंने हायर लिमिट थीटा 2 डाली माइनस लोअर लिमिट थीटा 1। अब इनके आगे माइनस था तो माइनस माइनस इनका लग गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे ये इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसको आगे कर देता हूँ, इसको पीछे कर देता हूँ, ये वैल्यू बन गई, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक बार सबसे पहले वापस से देख लो कि भैया हमने वर्क डन को देख लिया। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा भैया आपकी फोर्स क्या है, यहाँ पे टॉर्क है। टॉर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। टॉर्क को हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा, ठीक है। इधर हम पूरे सिस्टम पे वर्क डन देख रहे हैं, ठीक है। तो हम पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हम सारे सिस्टम की टॉर्क निकाल सकें, ठीक है। सारे सिस्टम की टॉर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना, पी ई साइन थीटा को हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब पी ई जो होगा, पी ई को हम बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन के। क्यों, क्योंकि पी ई जो है वो कांस्टेंट है, पी ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि ऊपर जो है हम हायर लिमिट और लोअर लिमिट किसको लेंगे, उसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी चीज़ याद रखना, हम उस नंबर को या फिर उस वैल्यू को हायर लिमिट लोअर लिमिट लेते हैं जो कि चेंज हो सकती है। यहाँ पे थीटा जो है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होने की ज़्यादा होती है, इसलिए हम थीटा को हायर लिमिट और लोअर लिमिट थीटा 2 और थीटा 1 लेते हैं। अच्छा, कुछ नहीं, पी ई बाहर। इंटीग्रेशन साइन की क्या होती है, साइन की इंटीग्रेशन जब भी कोई पूछे आंख बंद करके क्या बोल देनी है, माइनस कॉस थीटा। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगी। ये वाला स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है, माइनस कॉस थीटा होगी। अब उस माइनस के ऊपर मेरे को लगानी है लिमिट। अब जब भी लिमिट लगती है, हायर लिमिट पहले लगती है, तो इसके अंदर पहले थीटा 2 डालूंगा। देखो यहाँ पे ये सिर्फ थीटा था, पहले मैं ये थीटा 2 वैल्यू डालूंगा, फिर ये थीटा 1 वैल्यू डालूंगा। अब आपको समझा कि ये जो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं ना, ये इसलिए लगाते हैं ताकि हम वेरिएबल को रिप्लेस कर पाएँ इन दो नंबर से। पहले मैंने थीटा 2 वैल्यू डाली, फिर अब थीटा 1 वैल्यू डाली। अब बीच में नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि थीटा 2 माइनस थीटा 1, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट में से लोअर माइनस कर दी तो उससे पॉजिटिव साइन आ गया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे खत्म। अच्छा, जनरल केसेस की बात करें तो इस तरह जनरल केसेस क्या बोलते हैं कि भैया अगर आपका थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है ना, थीटा 90, ये कॉस 90, इधर तो 0 बन जाएगा, एंड इधर क्या बोलते हैं कॉस 90 वैसे ही रहेगा, तो आपका वैल्यू क्या बन जाएगा, u की जो है आपकी पोटेंशियल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पी ई कॉस थीटा। एंड जब आपका थीटा जो है वो 0 डिग्री है, अच्छा हाँ वो आपका हाँ थीटा 0 डिग्री है, तो अब आपकी वैल्यू जो होगी मिनिमम होगी माइनस पी ई बन जाएगी। एंड अगर 180 है तो मैक्सिमम प्लस पी ई, ठीक है। 180 में क्यों मैक्सिमम, क्योंकि वो माइनस होता है ना, -1, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये अभी करवाता हूँ, उससे पहले हम करेंगे एनर्जी स्टोर, ये वाला करें या फिर रुक जाओ, इस पीडीएफ में वो भी डाला था ना, कहाँ चला गया। हाँ जी, यही देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में बात करें तो हम अब क्या लेंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस लेंगे m और n, जिसको हम dx मानेंगे। m और n के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको मैंने dx मान लिया, एंड o और p के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको मैंने r मान लिया, ठीक है, डन। o को मैं प्लस q नाम दे दूंगा एंड n को मैं इन्फिनिटी नाम दे दूंगा, डन। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इधर ऊपर वाले में 180 है, इधर भी 180 है, ठीक है। एंगल जो थीटा आपका हो गया 180 हो गया, ठीक है। अच्छा, वही सेम चीज़ वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऊपर हमने टॉर्क निकालनी थी इसलिए टाउ नाम दे दिया, लेकिन इधर हमने टॉर्क नहीं निकालनी तो इधर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही रखेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसके बराबर होती है, फोर्स अपॉन में चार्ज के बराबर होती है। तो मैं तब मैं फोर्स को लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, है ना, वो ई वाली मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ी थी, है ना, ठीक है, मतलब 3rd चैप्टर में। तो आपका फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर डाल दूंगा, ठीक है।
तो ये बन जाएगा इसके बराबर। क्यों? क्योंकि ई क्यू नॉट डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे डी एक्स जो है ये मल्टीप्लाई में है इसके, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हटाऊंगा तो कॉस थीटा आएगा। अब थीटा ऊपर कितना दिया हुआ है 180, तो यहाँ पे 180 डाल दूंगा। कॉस थीटा 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पे -1 करके बाहर वाली वैल्यू माइनस आ गई। ठीक है, यहाँ तक ही आ गया। अब मेरे को एक और चीज़ याद आई कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है। अभी अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज या फिर वर्क डन अपॉन में चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट में लाने के लिए, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है ना, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि भैया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया इन्फिनिटी से, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डी डब्ल्यू डी ए मानूँ तो आपका ये वैल्यू बन जाएगी डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये डी डब्ल्यू है इक्वल टू डी वी अपॉन इंटू में क्यू नॉट, है ना। अब दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो, अब यहाँ पे ये कैंसिल होगी, ई इसके बराबर। अब ये जो है डी एक्स जो है डी वी के नीचे निकलूंगा, डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ई। अच्छा, यहाँ पे डी वी वेलोसिटी नहीं है, ये चीज़ याद रखना, डी वी अपॉन में डी एक्स नहीं तो आप एक्सेलरेशन लिखो, ऐसा नहीं है, ये पोटेंशियल है इसलिए ऐसे ही रहेगा। और ये क्या दिखाता है, ये आपको बोलता है कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली बात है। नेगेटिव ग्रेडियंट बोलते हैं या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि आपका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते जाओगे। मतलब कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में किसी चार्ज को दूर से लेके आएंगे तो वो जल्दी अंदर आएगा, जल्दी अंदर आएगा। अच्छा, अब हम कैपेसिटर के प्लेट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में। उससे पहले एक और चीज़ जो शायद से यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन उसके बारे में मेरे को बताना ज़रूरी है। दो टाइप के इफ़ेक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे को बताना थोड़ा ज़रूरी लग रहा है। वो है आपका सबसे पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। ठीक है, अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी ही सरफेसेस होते हैं जिनमें पोटेंशियल जो होगा किसी भी पॉइंट पे सेम होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी ही सरफेसेस होती हैं जिनके अंदर पोटेंशियल जो है वो हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी सरफेसेस होती हैं जिनके अंदर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम रहता है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में वर्क डन कोई भी नहीं होता है। नो वर्क डन इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक चार्ज को लाने में कोई वर्क डन नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इधर फोर्स लगते ही नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स है ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और कोई भी दो इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो पॉइंट चार्ज होता है, मतलब कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके अंदर से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, नेगेटिव में अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है देखो, अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की अभी अभी मैंने बात की थी। कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है आपके किसको स्टोर करने में, आपके करंट को स्टोर करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ तक बात समझी, कैपेसिटेंस एक ऐसा कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके चार्ज को स्टोर करने में यूज़ किया जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V करके इसका फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है, फैरेड होता है, फैरेड FARAD, फैरेड। ओके, पैरेट नहीं फैरेड। ठीक है, लोग पैरेट बोल देते हैं इसको कभी कभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इसमें नहीं डाला इसलिए ये बीच वाली प्लेट यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इनके बीच से जो ये लाल कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इसको क्या डिनोट किया गया, E से डिनोट किया गया हुआ है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लेना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V वोल्टेज है। ठीक है, अच्छा, देखा जाए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, पहले चैप्टर में हमने देखा है। तो अब सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन में ए के। सिग्मा क्या है यहाँ पे आपका, सिग्मा आपका यहाँ पे था वो नहीं था अपना 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने करंट डेंसिटी निकाली थी सबसे पहले, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, तो वो क्यू, सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन में ए के। ठीक है,
अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिग्मा को यहाँ पे हम डालें तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन में ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्यू की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई सी वी के बराबर होती है, तो मैं सी वी लिख दिया। अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दैट पार्ट हम यहाँ पे v की वैल्यू डाल देंगे। v की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, ed के बराबर है। v की वैल्यू किसके बराबर है, ed के बराबर है, ठीक है। अब मैंने ed की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे ये जो है ये चीज़ आपने इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ध्यान रखो कि आपने ये डालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले दिमाग में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब सिग्मा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन में एरिया। सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन में एरिया। गॉट इट, हमको समझ आ गया जी भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है, एंड सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो चार्ज अपॉन में एरिया होती है। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी तो ये बन गई। अब हमको पता है Q इजिकल टू सी वी होता है कैपेसिटेंस। अब सी वी को मैं ई डी लिख सकता हूँ, ई डी लिख दिया एंड यही वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, सी क्यू, हाँ मैंने ई की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये वाला ई यहाँ पे डाल दिया ना, तो ये सी क्यू ई अपॉन में डी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में इस तरह से इधर ये क्यू क्यू कैंसिल, ये वैल्यू बची यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, एप्सिलॉन नॉट को उधर ये डी को इधर भेज दूँगा क्योंकि मेरे को सी निकालना है, तो सी इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन में डी आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको वापस से ध्यान से देखते हैं क्या किया हमने यहाँ पे। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले देख लिया भैया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे ही टाइप के डिवाइसेस होते हैं जिनमें दो प्लेट्स लगी होती हैं, उनके बीच में या तो हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे या तो डाइलेक्ट्रिक नहीं डालेंगे। अभी जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा आपका कि डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है, तो उस कारण से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से जा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जाएगी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने डी ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन में ए, क्यू अपॉन में ए क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन में ए। अच्छा, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, तो अब हम सिग्मा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगी, ठीक है। गॉट इट। अब क्यू इजिकल टू सी वी होता है, सी वी इजिकल सी वी की जगह क्या ई डी लिख देंगे। अब ई की वैल्यू तो यहाँ पे है तो मैं ई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मैंने ई की वैल्यू एज इट इज़ ये सब्स्टिट्यूट कर दी, डी इधर रह गया, ये इधर रह गया। अब मैंने क्यू क्यू कैंसिल कर दिया और यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब लेकिन अब हम बात करेंगे, हमने स्लैब डाल दिया बीच में जी। अब स्लैब आ गया तो क्या दिक्कत आ जाती है। अच्छा, अब मान लो स्लैब आ गया तो स्लैब का भी डिस्टेंस होगा। अब स्लैब के डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूँ एंड दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के डिफरेंस को हाँ टी मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, वी नेट की बात करें तो वी नेट जो होगा आपका टोटल नेट पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा कि भैया आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक डाइलेक्ट्रिक का और आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे इसका क्या बोलते हैं पूरे पैरेलल प्लेट का, वो उन दोनों को ऐड कर दूंगा। ये आपका डाइलेक्ट्रिक का हो गया, ये आपका पैरेलल प्लेट का हो गया। अब इन दोनों में ई कॉमन है, ई को बाहर ले लूँगा, टी अपॉन में के प्लस में ये यहाँ पे ऐसे ही रह गया। अब देखो ना ई कॉमन है, ई बाहर चला गया, इधर टी अपॉन में के बचा, इधर डी माइनस टी बचा। अच्छा, हमको पता है क्यू इजिकल टू सी वी होता है और डी वी इजिकल टू ई डॉट डी आर होता है, ठीक है। डी वी की बात करें, पहले हमने वी की बात की थी तो ई डी लिख दिया था, अब यहाँ पे डी वी की बात है तो ये, ठीक है। ई डी की जगह मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। डी आर की जगह ये चीज़ लिख दी, ओके डन। अब क्या करना है, मेरे को पता है ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट मैंने डाल दिया और ये वैल्यू इनकी एज इट इज़ आगे चलती रही वी की, ठीक है। वी की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे आगे चलती रही, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वी की वैल्यू जो चल रही है आपकी साथ साथ चल रही है, ओके। अब लास्ट में सी और सी कैंसिल हो गया। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपन में ए, ठीक है, इसलिए वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 बचा, ये मैंने इधर भेज दिया, इधर ए अपॉन में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया और यहाँ पे सी के साथ ये आ गए। अब ये सारे के सारे को मैंने नीचे भेज दिया और इधर खाली सी के साथ ये चीज़ बची। जब अगर मैं के को इन्फाइनाइट ले लूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक बार वापिस से समझते हैं, ईजी।
यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे हम विद स्लैब की बात करें डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के आते हैं, एक विदाउट स्लैब और एक विद स्लैब। विदाउट स्लैब के बारे में अभी हमने पढ़ा। विद स्लैब में क्या आ जाता है कि जो आपने बीच में मटेरियल डाला है तो उस मटेरियल का भी आपको या तो वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, उस मटेरियल की विड्थ आ जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसके कारण से वो उसमें इफेक्ट डालेगा, है ना। क्या इफेक्ट डालेगा वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले पता तो चले कि इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, ठीक है। वो उसमें इफेक्ट डालेगा जिस कारण से आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है जो एक्चुअल आनी चाहिए उससे अलग आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि आपका जो नेट पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा। पहले तो आप डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल ऐड करेंगे, फिर पैरेलल प्लेट का, तो ये आपने ऐसे ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे ई कॉमन दिख रहा था, मैंने ई कॉमन ले लिया। ई कॉमन लेने के बाद मैथमेटिकली यहाँ पे ये इक्वेशन मेरी बन गई, ठीक है। सिंपल, ई कॉमन लेना और कुछ नहीं। फिर उसके बाद मेरे को याद है क्यू इजिकल टू सी वी के बराबर होता है। मैंने सी वी को किसके बराबर लिख दिया, ई वी। अब v की वैल्यू ये है तो v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ओह सॉरी, ये चीज़ भूल जाओ, ये चीज़ भूल जाओ। यहाँ पे क्या सी वी है, ई की v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ये है तो एज इट इज़ ये v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं है। क्या है, q इजिकल टू सी वी है, q एक मिनट में, हाँ, q इजिकल टू यहाँ पे सी वी है। v की जगह मैंने क्या डाल दिया, ये वैल्यू डाल दी जो v की अभी निकाली है। मतलब मैंने ऊपर नेट पोटेंशियल क्यों निकाला, ताकि मैं यहाँ पे v की वैल्यू डाल पाऊँ, ठीक है। अब मैंने v की वैल्यू डाल दी। e जो होता है, e इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डाल दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दी तो ये q कैंसिल कर दिया। अब ये इधर जब चला गया तो a अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट बन गया, और इधर ये बच गया, इसको d इधर भेज दिया, तो ये ऐसे करके इक्वेशन बन गई। आगे सिर्फ मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक बचा है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कैपेसिटर जो होते हैं वो डिवाइसेस एनर्जी स्टोर करने के लिए बने होते हैं, ठीक है। अब इनमें एनर्जी स्टोर किस तरह से होती है, ठीक है, अब उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या होगा, आपका वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, डी वी इक्वल टू डी क्यू अपन, देखो डी वी नहीं, v इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, v डॉट डी क्यू के, ठीक है। ये पहली इक्वेशन। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, q अपॉन में c के बराबर हो गया, ठीक है, q अपॉन में c, ठीक है। c यहाँ पे क्या वेलोसिटी या फिर क्या, देखते हैं, लेट्स सी। क्यों यहाँ पे जो सी है ना, सी है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्यों ले लिया, अच्छा ये इधर चला गया तो क्यू ओपन में। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्यों लिया, क्योंकि हम कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पुट v इन इक्वेशन 1। अच्छा, v की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन में सी डी क्यू, ठीक है, डन। अब मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। इस जगह भी इंटीग्रेशन कर दी, इस जगह भी इंटीग्रेशन कर दी। अब इस जगह की इंटीग्रेशन क्या है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये w है, तो मैं इनिशियली 0 से लेकर w तक इंटीग्रेट कर दूंगा। हायर लिमिट w, मतलब w की मैक्सिमम, w यहाँ पे क्या दिखा रहा है, w की वर्क डन की कोई मैक्सिमम लिमिट है, वो जहाँ तक रीच करेगी वो हमको नहीं पता कौन सी है, उसको हम w नाम दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं कितने मैक्सिमम है तो n नंबर, ठीक है, 0 से लेकर w तक। एंड इधर क्या हो जाएगा, इधर वेरिएबल आपका q है तो 0 से लेकर q तक, क्योंकि कैपेसिटर तो सेम ही रहेगा ना, जितनी कैपेसिटेंस है उतनी ही रहेगी। हमको तो चेक करना है वर्क डन कितना करता है, कितनी एनर्जी देगा, ठीक है। अब इनकी डिफरेंशिएशन हो रही है। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन तो भाई ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो यहाँ पे w ही बचा। अब यहाँ पे आई सी जो है, मैंने क्या बोला, कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर चला गया। यहाँ पे खाली बचा q। अब इस q की क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। अब इंटीग्रेशन में ना ये फार्मूला होता है कि भैया अगर किसी की पावर n है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, q की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। n+1 यहाँ पे कितनी पावर है, 1, तो 1 का 2 बन जाएगा और इधर नीचे 2 बन जाएगा, ठीक है। अब 0 से लेकर q तक लिमिट है, तो 0 से लेकर q तो कुछ नहीं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है, डन। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, वर्क डन की जो लगता है, ठीक है। अब इसी वर्क डन से हमने एनर्जी निकालनी है, ठीक है। वर्क डन तो हमने निकाल दिया, वर्क डन आपका इसके बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा यही है, यही आपकी एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अदर फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, ये छोड़ो, ऑल्सो डी, हाँ। अच्छा, ऑल्सो सी जो है आपका, सी किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन में वी के बराबर होता है,
मतलब ऐसे होता है ना, Q इजिकल टू सी वी, तो C इजिकल टू क्यू वी। तो ये वाले C की वैल्यू अगर मैं नीचे डाल दूँ तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन में 2 QV। ये यहाँ से कैंसिल, तो ये वैल्यू बन जाएगी हाफ QV। ओके, यहाँ तक ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, एक वो टॉपिक है जो कि शायद से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसमें से क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा, अगर आ जाए तो। वो है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैपेसिटर जब भी सीरीज़ में लगेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कैपेसिटर जब भी सीरीज़ में लगेगा उसको 1 में C इक्वल टू 1 में C1 प्लस में C2 सो 1 में CN, मतलब कि इधर 1 में सीरीज़ में, मतलब जैसे सीरीज एंड पैरेलल में क्या करते हैं, सीरीज़ में होता था आप ऐड कर देते, इधर ऐड नहीं होगा, इधर रेसिप्रोकल करके ऐड होगा, ठीक है। और पैरेलल में कैसे होगा, पैरेलल में C1 प्लस में C2 करके होगा, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी आपको एक और चीज़ हम बता देते हैं यहाँ पे, बहुत खास है ये। अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसके कारण डाइलेक्ट्रिक से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंक्रीज अ कैपेसिटर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ा देता है। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हम मटेरियल डालेंगे उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या है, इंक्रीज हो जाएगी के फैक्टर के द्वारा, ठीक है, चाहे बैटरी के साथ जोड़ के रखें ना रखें, ठीक है। चार्ज जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर बैटरी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो चार्ज सेम ही रहेगा, ऑब्वियस ही बात है, बैटरी नहीं है तो चार्ज नहीं है, वोल्टेज सेम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट कर देंगे आपकी वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वोल्टेज क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, वोल्टेज किस लिए बढ़ती है, जब करंट होता है, V इजिकल टू IR। अब भाई करंट ही नहीं दे रहे, बैटरी के साथ कनेक्ट ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है आपकी वोल्टेज कम हो जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, कनेक्ट अगर हम करके रखेंगे सेम होगी, लेकिन गिरती जाएगी। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों गिरती है, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा करंट कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी, गलत बोलते थे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा उतना करंट भी कम होगा। एंड इसलिए जब डिस्कनेक्ट करते हैं करंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं, ठीक है। स्टोरेज तो वही इंक्रीज़ होगी जब उसको हम कनेक्ट करके रखेंगे बैटरी के साथ, क्योंकि यार ये चीज़ मैंने बोली है कि जब वो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है तो उसी टाइम पे भी वो एनर्जी गेन करता है अपनी, ठीक है। जब बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट होगा तो वो गिर जाएगी, ठीक है। पोलराइजेशन ये सब हमने कर लिया, ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया, इनिशियली विदाउट इलेक्ट्रिक ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे कर लिया है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर एंड आई होप सो यार ये वाला चैप्टर समझ आया होगा। इस वाले चैप्टर को थोड़ा क्विक एंड क्रिस्प फॉर्म में रखा है। हाँ, पिछले वाले से थोड़ा लंबा हो गया एंड ये होना भी था क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। बाकी आई ट्राई कि ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए एंड की पॉइंट्स पे हमने टारगेट किया है। अगर कोई भी पॉइंट इसमें समझ नहीं आता है या फिर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो एक बार उसको आप वापस से रिवाइंड करके देखें। इस टॉपिक में जैसे कि मैं कह रहा था बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, तो प्लीज़ इस डेरिवेशन वाले पार्ट को अच्छी तरह से करिएगा। जो डेरिवेशन समझ नहीं आए, मैंने वैसे 2-3 बार ये इस PDF वाली डेरिवेशन को समझाया। हाँ, पहले वाले में अगर नहीं समझ आ रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इस वाले पेज में अगर कोई भी डेरिवेशन समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ 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 इस वाले पेजेस को वापस से रिवाइंड करके देखिए। एंड जो एनर्जी स्टोरेज वाली जो लास्ट यहाँ पे डेरिवेशन दी है मैंने, इसकी जगह आप उधर से करेंगे, ये वाली डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगे एंड होप सो यार रिकॉर्डिंग हो गई हो, आवाज़ आ रही हो, पता नहीं, अब नहीं तो मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड यार जिसका पेपर है वो पेपर अच्छे से करना। एंड या दिस इज़ ऑल फॉर दिस डे। आई होप सो you guys will be do best and wish you all the best. Thank you.